नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे आज की गुड न्यूज की। हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर जब हम टीवी ऑन करते हैं तो हर तरफ खबर ही खबर दिखाई पड़ती है। कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात की खबर, जो दिल और दिमाग को अंदर से झकझोर कर रख देती है। साथ ही ऐसी खबरें हम नेगेटिव भी हमें बना देती हैं। अब ऐसे में न्यूज चैनल्स पर दिन भर खबरों की होड़ में नंबर 1 बने रहने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, जिसे देखकर मानो ऊर्जा और उत्साह दोनों ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप ऐसी ही खबरों से दूर भागना चाहते हैं और कुछ ऐसी खबरें देखना चाहते हैं जो आपके दिल और दिमाग को ऊर्जा से भर दे, जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें, तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपके दिन भर की कामकाज की थकान को छूमंतर कर देगा। जैसे देखकर और सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी, साथ ही जो आपके माइंड को कूल कर देंगी और आपका दिल उठेगा कि ये तो गुड न्यूज है। कामगारों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने असंगठित कामगारों को स्किल ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। अगर देखा जाए तो ये वही वर्ग है जो हमेशा से उपेक्षित रहा है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए ये निर्णय लिया है। और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कामगारों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने असंगठित कामगारों को स्किल ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। अगर देखा जाए तो ये वही वर्ग है जो हमेशा से उपेक्षित रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए ये निर्णय लिया। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण क्षेत्र के कामगारों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बस के पास निःशुल्क देने का भी निर्णय लिया था और कुछ कामगारों को बस पास भी दिया था। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने 10 लाख पंजीकृत कामगारों को 600 करोड़ रुपए भी दिए थे, जो पूरे देश में अब तक के कामगारों के बीच बांटी गई सबसे बड़ी राशि है। ये जो है दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय काम है। जैसे कि मोची हो गए, धोबी हो गए, लकड़ी वाले हो गए, साइकिल मिस्त्री हो गए, इनको जो है इनके लिए बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि इनको सरकार ट्रेनिंग देगी, इनको जो ड्रेस देगी और जो है इनकी दुकानों में जो चोरी हो जाती थी पहले उसको रोका जाएगा। और जो है दूसरी बात, इनको लोन लेने में आसानी होगी। अगर गवर्नमेंट ये स्कीम निकाली है तो काफ़ी अच्छा है। मतलब जो छोटे वर्ग मध्यम के मजदूर लोग हैं उनको काफ़ी मदद मिल सकती है फिर हिसाब से। अब देखो जो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था, इसमें तो सबकी मतलब परेशानी दिन पे दिन बदतर ही होती जा रही थी। अगर गवर्नमेंट इसको कर रही है तो बेचारे जो मजदूर आदमी उनको मदद मिल सकती है इस हिसाब से। देखो दिल्ली सरकार ने अभी एक नई योजना निकाली है जिसके साथ सभी मजदूर संगठन को जो है दुकानदार को सबको इकट्ठा करेंगे। उसमें जो भी किसी भी तरह का किसी भी उसका लॉस होता है तो सरकार हमारी फ़ायदा करेगी, या मतलब हमारा फ़ायदा होगा। तो दिल्ली सरकार जो भी काम कर रही है मजदूर तबके के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब केजरीवाल सरकार का असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लिया गया ये कदम काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि केजरीवाल सरकार की स्किल ट्रेनिंग के तहत किन लोगों को मिलेगा सीधे तौर पर फायदा। कामगारों को बड़ी सौगात। असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिसमें मोची, धोबी, लोहार, प्लम्बर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, कुम्हार समेत अन्य असंगठित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खास ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत भी करेगी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के कौशल को बेहतर बनाना है, जिससे कि अपस्केलिंग के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि हो, साथ ही उन्हें टारगेट समूहों के साथ भी जोड़ा जा सके। जानकारी के मुताबिक रोजगार पर इस कार्यक्रम के तहत पहले विभिन्न स्रोतों जैसे निर्माण बोर्ड, डाटाबेस, एसोसिएशन और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से इन कामगारों की पहचान की जाएगी और इन्हें DSEU के माध्यम से सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स भी करवाया जाएगा, जहां कामगारों को उनके व्यवसाय से जुड़े टूल किट और वर्दी भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। साथ ही एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा जिस पर सभी कामगारों की जानकारी होगी और दिल्ली के नागरिक इस पोर्टल के जरिए कुशल कामगारों से उनकी सेवाएं ले पाएंगे।
सरकार के इस प्रयास से न केवल कामगार वर्ग अपने कौशल को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि पोर्टल के माध्यम से उनकी आय का स्रोत भी बढ़ेगा। सरकार का ये कदम इन असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। दरअसल पिछले दिनों उपराज्यपाल सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बैठक में इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने का निर्णय भी लिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार इसको मूर्त रूप देने जा रही है। उम्मीद है कि दिल्ली सरकार की ये पहल आने वाले दिनों में रोजगार के लिए एक अच्छा कदम साबित होगी। आपको बता दें, दिल्ली में श्रमिक मजदूर ज़्यादातर अनपढ़ हैं और उनको व्यवसाय को बढ़ाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे दिल्ली सरकार की तरफ से स्किल ट्रेनिंग देने की जो बात कही गई है, कहीं ना कहीं जो मजदूर है वो खुश ज़रूर हैं, लेकिन उनके जहन में अभी भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के चलते आर्थिक स्थिति सभी श्रमिक मजदूरों की ख़राब है और ऐसे में अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएंगे। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से लोन का प्रावधान होगा, या कोई आपदा आती है, या दुकान में आग लगती है, या किसी तरह की घटना उनके साथ घटती है, क्या उसका मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं श्रमिक मजदूरों के जहन में है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमेशा मजदूरों के लिए, मजदूरों के हित में जो भी फैसले लिए हैं वो अहम रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे मजदूरों को राहत मिली है। और आशा यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी उसके माध्यम से जो व्यवसाय बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उन श्रमिक मजदूरों को मजबूत करेगा जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और दिल्ली में आमजनों की सहूलियत के लिए शुरू की गई एक खास पहल। अब लोगों को अपनी बच्चियों के जरूरी दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन की तरफ से नन्ही परी पहल योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत पैदा होने वाली बच्चियों को तोहफा दिया जाएगा। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते के साथ ही उन्हें घर भी भेजा जाएगा। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आमजन को सहूलियत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है खास पहल। अब लोगों को अपनी बच्चियों के जरूरी दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोगों की सुविधा के मद्देनजर उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई नई पहल नन्ही परी। सरकारी अस्पतालों में नन्ही परी पहल योजना के अंतर्गत पैदा होने वाली बच्चियों को मिलेगा गिफ्ट। जन्म प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते के साथ भेजा जाएगा घर। दरअसल राजधानी दिल्ली में नन्ही परी के पंखों में उड़ान भरने के लिए सरकार की तरफ से एक विशेष पहल की गई है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चियों के जन्म के बाद जरूरी दस्तावेजों के लिए माता पिता को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाली इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उत्तर पश्चिमी जिला प्रशासन की तरफ से नन्ही परी के नाम से एक पहल शुरू की गई है। सरकारी अस्पतालों में नन्ही परी पहल योजना के अंतर्गत पैदा होने वाली बच्चियों को मिलेगा गिफ्ट। जन्म प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते के साथ उनके घर भेजा जाएगा। शुक्रवार को उत्तर पश्चिम जिला की डीएम चेष्टा यादव ने दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल से इसकी शुरुआत की। इस दौरान डीएम चेष्टा यादव ने कहा कि नन्ही परी पहल का उद्देश्य माता पिता को एक ही बार में सारे जरूरी दस्तावेज प्रदान करना है, जिससे उन्हें दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। चेष्टा यादव ने कहा कि बहुत सारे माता पिता अपनी बच्ची का आधार और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागते हैं। हम दस्तावेज बनाने वाली तंत्र का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। डीएम ने यह भी उम्मीद जताई कि इस पहल से संस्थागत यानी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, अगर अस्पताल से छुट्टी जल्दी हो जाती है तो माता पिता दस्तावेज लेने के लिए अस्पताल आ सकते हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाएंगे। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी इस पहल को लेकर अपनी खुशी जताई और उम्मीद की है कि इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। संजय गांधी हॉस्पिटल में एक जच्चा बच्चा आधार केंद्र और नन्ही परी इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है। नन्ही परी इनिशिएटिव में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी लड़की यहाँ पैदा हो रही है उसको बाहर कहीं भी उसके पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना है, ना आधार कार्ड बनवाने में, ना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी फैसिलिटी अवेल करने में कोई प्रॉब्लम ना है। इसीलिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन इस हॉस्पिटल में ही खोला गया है। जैसे ही बच्ची की डिलीवरी होती है, बच्ची पैदा होती है, यहाँ पे एनरोल किया जाता है। आधार फैसिलिटी आज से शुरू कर दी गई है। बर्थ सर्टिफिकेट जो पहले से शुरू हो रहा था उसमें नाम ऐड करना हमने शुरू कर दिया है हॉस्पिटल में। साथ ही साथ हम शुक्रगुजार हैं पंजाब नेशनल बैंक के, जो हमारे साथ पार्टनर कर रहे हैं।
टू ओपन बैंक अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना के बैंक अकाउंट्स भी आज से शुरू कर दिए गए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल में। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे नॉर्थ वेस्ट ज़िले में 4 सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो सोमवार से ये स्कीम वहाँ भी शुरू हो जाएगी। BSA, दीपचंद बंधु एंड भगवान महावीर, तीनों हॉस्पिटल्स में ये नन्ही परी इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा। मेरा सभी ज़िले के लोगों से अनुरोध है कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपनी बेटियों को भरपूर प्यार दें। सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स बना रखी हैं। उन सभी स्कीम्स का जो मेन मकसद है, एक तो जो गर्ल चाइल्ड है उसकी बर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि उसको जन्म होने से पहले जो इलीगल ओवर्शंस करा देते हैं उस प्रथा को ख़त्म किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जब गर्ल पैदा होती है तो पेरेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि वो हम पे बोझ है, जो कि एक पुराना सा एक मिसकंसेप्शन चल रहा था। तो उसके लिए सरकार ने कुछ फाइनेंशियल हेल्प की स्कीम्स निकाली हैं, जिसके तहत गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक सेफ़ एनवायरनमेंट दिया जाएगा, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया जाएगा, और ये भी तय किया जाएगा कि उसको फाइनेंशियल हेल्प मिले ताकि वो एजुकेट हो सके। तो उसके लिए जो बैंक की योजना है उसमें जो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट जाने हैं, तो आज हमने यहाँ पे जो डीएम साहब ने एक प्रथा शुरू कराई है, वो ये है कि एक ही छत में बर्थ के टाइम पे ही बच्चे का नाम, उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इमीडिएटली आधार कार्ड बन जाएगा। गौरतलब है कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड के पास नन्ही परी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क में MCD, बैंक और आधार इकाइयों के अधिकारी होंगे, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चियों के माता को अस्पताल से छुट्टी मिले तो उसके पास ये दस्तावेज हो। आपको बता दें कि जिला प्रशासन माता पिता को एक स्मारिका भी उपहार में देगा, जिसमें बच्ची के पैरों के निशान और एक फोटो होगी। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पहल के बाद कागजी कार्रवाई में आमजन को कितनी राहत मिलती है। जनतंत्र टीवी के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं कि इंसान के अंदर भी प्रतिभा कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थितियों में निकलकर सामने आ सकती है, और ऐसी ही प्रतिभा एक छात्र के अंदर से उस समय निकलकर सामने आई जब पहले लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर थे। तो इस छात्र ने खाली समय में खुद को व्यस्त करने के लिए अखबार की रद्दी से कई अद्भुत मॉडल बना डाले हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि इंसान के अंदर की प्रतिभा कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थितियों में निकलकर सामने आ सकती है। ऐसी ही प्रतिभा एक छात्र के अंदर उस समय निकलकर सामने आई जब वे पहले लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर थे। तो उस समय इस छात्र ने खाली समय में खुद को व्यस्त करने के लिए अखबार की रद्दी से कई अद्भुत मॉडल बना डाले। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी के लालबाग निवासी व्यापारी जितेंद्र शर्मा के छोटे बेटे तुषार शर्मा ने अपनी 19 साल की आयु में कोरोना काल की शुरुआत के दौरान देश में लगे लॉकडाउन में घर पर रहकर अपने खाली समय को स्पेंड करने के लिए घर पर इकट्ठा अखबार की रद्दी से ही मॉडल बनाने की शुरुआत की थी। तुषार ने पहले तो छोटे छोटे मॉडल अखबार और फेविकोल की मदद से बनाने शुरू किए। उन्होंने उसके बाद पेंसिल बॉक्स, बाइक, स्कूटर, ई-रिक्शा जैसे कई मॉडल तैयार किए। लेकिन इन सब मॉडलों को देखकर तुषार के घर वालों ने जब उन्हें कुछ बड़े मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया तो बस फिर क्या था, तुषार का ये कारवां लॉकडाउन के बाद भी लगातार जारी रहा। उन्होंने अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर, गोल्डन टेम्पल, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, इंडिया गेट, व्हाइट हाउस, राफेल क्रिसमस के साथ साथ कई महापुरुषों के चित्रों के मॉडल तक बना डाले, जो अपने आप में उनकी एक अनोखी प्रतिभा को दर्शा रहा है। आप क्राफ्ट का किस तरह से यूज करते हैं? मैं आजकल न्यूज़पेपर क्राफ्ट के नाम से अपने जनपद में जाना जा रहा हूँ, और इस तरह की मैं काफ़ी क्राफ्ट मैंने बनाई है न्यूज़पेपर क्राफ्ट, जिसको मतलब कि सिर्फ इसमें एक तो न्यूज़पेपर और फेविकोल का यूज़ होता है। इस तरह के मैंने कई मॉडल बनाए हैं। लॉकडाउन से मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी, और मैंने कहा पे स्टार्टिंग में छोटे मॉडल बनाए थे, जैसे रिक्शा, ई रिक्शा, चेयर हो गई, टेबल हो गई, इस तरह से मैंने बनाए थे लॉकडाउन में।
फिर उसके बाद मैंने अपने राम मंदिर की स्टार्टिंग करी थी। राम मंदिर का मॉडल बनाया था, जो कि पुराने वाला मॉडल था, वो मैंने बनाया था। अब इंडिया गेट का हो गया, लाल किला के, इस तरह के मैंने कम से कम 15-20 मॉडल बड़े बनाए हुए हैं। काफ़ी मॉडल मैं अब तक बना चुका हूँ। और क्या क्या उसके अलावा बनाया है आपने वेस्टेज से? मेरा ये रहता है मन कि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट यूज़ करूँ, क्योंकि जो क्राफ्ट होती है, मतलब आप देखते होंगे इतनी सारी क्राफ्ट हैं हमारी इंडिया में। कोई क्ले से कोई करता है, तो कोई ग्रीटिंग कार्ड्स बनाता है, कोई बहुत तरह की क्राफ्ट होती हैं, पर उसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। इसमें मेरा मन ये है कि मैं जो वेस्ट पेपर है उसको यूज़ में लेकर आऊँ, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है कि मतलब उससे सिर्फ लिफाफे बनाने के बाद वो रद्दी में चले जाते हैं। लिफाफे भी क्या करते हैं लोग बाग, लेने के बाद उसको वेस्ट में डाल देते हैं। पर मेरी जो क्राफ्ट है उसका जो मैं फ्रेम बनाता हूँ, मैं जो आजकल मैं फ़ोटो फ्रेम भी बना रहा हूँ, मतलब उसके अंदर मैं एक न्यूज़पेपर की फ़ोटो भी बनाता हूँ उस तरह से कि वो पूरी अखबार की रद्दी सी होती है। उसी तरह मतलब पूरा फ्रेम ही जब अखबार की रद्दी का हो गया, तो उसमें मेरा किसी भी चीज़, ना मैं लकड़ी यूज़ करता हूँ ना मैं कुछ भी नहीं, पूरा फ्रेम ही मेरा उसका होता है। तो आजकल मैं इसी तरह की क्राफ्ट बना रहा हूँ। इस प्रतिभा के चलते तुषार शर्मा को अब नगर में पेपर क्राफ्ट के नाम से लोग जानने लगे। लेकिन तुषार अभी इसमें आगे जाकर और भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो अपनी इस प्रतिभा को अन्य छात्रों को सिखाना चाहते हैं। तुषार आज अपनी इस प्रतिभा के पीछे अपने परिवार और खासकर अपने पापा का सबसे बड़ा हाथ होना बताते हैं। बहरहाल आज तुषार अपनी इस प्रतिभा को सबके सामने रखने के लिए एक एनजीओ के द्वारा लगवाए जाने वाले ब्लड डोनेट बैंक के शिविरों में वो अपने मॉडलों को लगाते हैं, जहां उनको जनता के द्वारा बड़ा सराहा जाता है। जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घर पर ही रहना है और बाहर नहीं जाना है, और न्यूज़पेपर हमारे घर आ ही रहे थे। तो न्यूज़पेपर से ये जो है स्टिक बनाते हैं और स्टिक से जो है मॉडल बनाता है। वही पहले छोटे मॉडल बनाए इसने, फिर बड़े मॉडल बनाए। किस तरह का ऊपर गर्व करते हैं? अच्छा काम कर रहा है, देश का नाम करेगा और प्रदेश का नाम भी कर रहा है, अपने शहर का नाम भी कर रहा है, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हमारा तो यही आशीर्वाद है कि ये जो है अपने देश का नाम रोशन करे और अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। तुषार का कहना है कि मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक एनजीओ चल रहा है ब्लड डोनेट के, उसके जो कैंप लगते हैं वहाँ पर मैं अपने मॉडल्स लगाता हूँ। वहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए जितने भी लोग आते हैं मेरे मॉडल का फोटो खींचे बगैर वापस नहीं जाते, क्योंकि अखबार की रद्दी के मॉडल उन्होंने देखे ही नहीं होते। ये थोड़ा हटकर होते हैं, अटेंशन ग्रैब करते हैं। बिल्कुल इसी वजह से लोग फोटो खींचकर अपने साथ ले जाते हैं, और अपने घरों पर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ऐसे ही 10 से 15 एग्जीबिशंस इस तरह के लग चुके हैं। जनपद में लोगों का प्यार, मेरे घर वालों का प्यार भरपूर मिल रहा है, जो मुझे प्रोत्साहित करता रहा। पहले तो मैं तुषार शर्मा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तो मुझे न्यूज़पेपर क्राफ्ट का नाम दे दिया गया। यहाँ पर तमाम लोग मुझे न्यूज़पेपर क्राफ्ट के नाम से ही पहचानते हैं। कहते हैं कि ये वही लड़का है जो पेपर की रद्दी से कोई भी मॉडल बना देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंप दिया है, और ऐसे में इसका निर्माण भारत और वियतनाम के शिपयार्ड में किया गया है, जिसकी लागत $10 करोड़ है। इन 12 बोट में से 5 का निर्माण भारत में LNT शिपयार्ड में किया गया था, जबकि 7 का निर्माण होंगया शिपयार्ड में किया गया था। भारत और वियतनाम के रिश्तों में आ रही इस मजबूती से चीन की दादागिरी को रोकने में मदद मिलेगी। भारत वियतनाम रिश्तों में मजबूती, चीन की दादागिरी होगी कम। वियतनाम को भारत ने दिया तोहफा, सौंपा 12 हाई स्पीड गार्ड बोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम बॉर्डर गार्ड को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंप दिए।
जिसका निर्माण भारत और वियतनाम के शिपयार्ड में किया गया है, जिसकी लागत $10 करोड़ है। इन 12 बोट में से 5 का निर्माण भारत में LNT शिपयार्ड में किया गया था, जबकि 7 का निर्माण होंग हा शिपयार्ड में किया गया था। भारत और वियतनाम के रिश्तों में आ रही है मजबूती और इससे चीन की दादागिरी को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि दोनों देश मिलकर 8 वर्ष के लिए योजना बनाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए इससे दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में रक्षा व सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। वियतनाम उन देशों में शामिल है जिनके साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का विवाद चल रहा है। वहीं लद्दाख और अरुणाचल को लेकर भारत के साथ भी चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए। दोनों मंत्रियों ने वियतनाम भारत से मिलने वाले $50 करोड़ के रक्षा ऋण को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। इसके अलावा रक्षा साझेदारी को समृद्ध करने के लिए आगे के रास्ते तलाशने पर भी सहमति जताई गई। राजनाथ सिंह ने जियांग से भेंट के बाद कहा कि वियतनाम के साथ भारत के करीबी सुरक्षा संबंधों से हिंद प्रशांत में स्थिरता आएगी। दरअसल वियतनाम आसियान का एक अहम देश है और उसका दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। वहीं भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी समुद्र क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी परियोजनाएं चला रहा है। भारत और वियतनाम साझा हितों की रक्षा के वास्ते पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वियतनाम को भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देश समृद्ध इतिहास और सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं, जो 2000 साल से भी पुरानी है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियतनाम दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध समग्र रणनीति साझेदारी के स्तर पर पहुंच गए। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF योजना के तहत हर परियोजना की फंडिंग 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से संचालित TDF योजना MSME और स्टार्टअप द्वारा उत्पादों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिए सहायता देती है। 2022 और 2023 के बजट में रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित राशि का 1/4 हिस्सा निजी उद्योग, स्टार्टअप और अकेडमियों के लिए निर्धारित किया गया था। मंत्रालय के मुताबिक TDF के तहत बड़ी फंडिंग बजट घोषणा के अनुरूप है और ये रक्षा में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को बढ़ावा देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और वियतनाम के रिश्तों की ये मजबूती चीन की हेकड़ी निकाल देगी, क्योंकि चीन जिस तरह से भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर खेमेबंदी करता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है, भारत वियतनाम रिश्ते से उसकी चालाकी बेदम हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ वैश्विक मंचों पर भारत की धमक बढ़ रही है तो दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में दिन पर दिन भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ सशक्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भारत और नेपाल का रिश्ता केवल 2 सीमा के बीच का नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों से भी जुड़ा हुआ है। रिश्ते के इसी कड़ी को और मजबूती देने के लिए सीएम योगी ने एक और फैसला लिया है, जिसके तहत भारत नेपाल इंटरनेशनल रूट पर मैत्री हब बनाया जाएगा। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, भारत नेपाल रूट पर बनेंगे मैत्री हब, बनाए जाएंगे हॉस्पिटल, बस स्टैंड और शॉपिंग मॉल। विश्व में आमतौर पर 2 पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते कारोबारी और कूटनीतिक होते हैं। सीमाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच रिश्ता इन सब से अलग है। यहाँ रिश्ता केवल 2 देशों की सीमा के बीच नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों से जुड़ा है। धार्मिक, सांस्कृतिक और खान-पान की साझा विरासत इतनी सशक्त है कि कभी विवाद होता भी है तो लोगों के सीधे जुड़े होने के कारण वह सुलझ भी जाता है। वहीं इन दोनों देशों के बीच भाईचारे के इस रिश्ते की खूबसूरती भी है और शक्ति भी है। भारत की अति महत्वपूर्ण उत्तरी सीमा से सटा नेपाल भारत के लिए बेहद खास है। भारत के उत्तर में ही चीन की सीमा भी लगती है। नेपाल दोनों देशों से सटा हुआ है। ऐसे में सीएम योगी का ये फैसला, जिसमें भारत नेपाल इंटरनेशनल रूट पर मैत्री हब बनाने का निर्णय दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। मैत्री हब के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से लगी नेपाल की सीमा से
1 से 10 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर के पास हॉस्पिटल, बस स्टैंड और शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया जाएगा। सीएम योगी ने प्रदेश से नेपाल जाने वाले मार्गों लुम्बिनी, नौगढ़, बांसी, सिद्धार्थनगर, सोनौली, नौतनवा, गोरखपुर और बाराबंकी, बहराइच, नानपारा, रुपईडीहा इन मार्गों पर भारत नेपाल मैत्री हब विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत नेपाल मैत्री हब के तहत नेपाल सीमा से 1 से 10 किलोमीटर के अंदर करीब 100 एकड़ भूमि में चिकित्सा, शिक्षा, मंडी, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, बस अड्डा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सुविधाओं का विकास पीपीपी मोड पर कराने की बात कही गई है। साथ ही पड़ोसी राज्यों को जाने वाले प्रमुख मार्गों पर, सीमा मार्गों के तहत बिहार जाने वाले जीटी रोड पर, जनपद चंदौली, लखनऊ, गोरखपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर मार्ग पर, जनपद कुशीनगर, मध्य प्रदेश राज्य जाने वाले सतना, चित्रकूट, करवी मार्ग पर, जनपद चित्रकूट, उत्तराखंड राज्य जाने वाले सहारनपुर, देहरादून मार्ग पर, मेरठ, पौड़ी मार्ग पर, जनपद बिजनौर, राजस्थान राज्य जाने वाले मथुरा, भरतपुर मार्ग पर, जनपद मथुरा और झारखंड जाने वाले रीवा, रांची मार्ग पर, जनपद सोनभद्र में बहुउद्देशीय बुनियादी सुविधाओं और भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। भारत और नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। साथ ही रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों को मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। ऐसे में योगी सरकार का यह निर्णय दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने में अहम कदम निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल आज गुड न्यूज में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।